आओ आज हम बात करने वाले हैं सर्कल पे। ठीक है, देखो सर्कल से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन ये बहुत ही आसान नहीं होने वाले हैं, पहली बात है जान लो। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा टफ होते हैं, अपने को छोड़ना ही होता है। अब तक का रिकॉर्ड है, सर्कल से जो भी क्वेश्चन आता है उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन तो टफ होते हैं, उनको छोड़ना ही होता है। मैं आपको कितना भी पढ़ा लूँ, एग्ज़ाम टाइम में 1 से 1.5 मिनट में उस क्वेश्चन को करना, दैट इज़ गोइंग टू बी अ टफ टास्क, नॉट एनी वेरी इजी टास्क। वेरी इजी तो नहीं है, और मैं कहूँ तो इजी भी नहीं है, टफ टास्क होने वाला है। तो 4 क्वेश्चन अगर आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं, अपने को मान के चलना है कि 1 से 2 क्वेश्चन छोड़ना है इसका। इसमें अगर आपको टॉपिक जरा भी मतलब देखो, टॉपिक तो अपने को जो समझना है वो पूरा अपन समझेंगे, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन जरा भी टफ लगेगा छोड़ के निकल लो, टाइम लेता है भैया है। ठीक है, जो पढ़ना है देखो आज मैं इस पर क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ। आज मैं सर्कल पढ़ाऊँगा, एरिया एंड पेरीमीटर बताऊँगा। ठीक है, थियोरी पार्ट कंप्लीट कर दूंगा, एक दिन क्वेश्चन ढेर सारे करा दूंगा। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। सर्कल, सर्कल मतलब होता है वृत्त, हिंदी में यही होता है ना, वृत्त। काले से बनाते हैं। ठीक है, सुंदर सर्कल बनाए ना। देखो यहाँ से भी टाइम लगेगा बनाने में, सर्कल बढ़िया सर्कल बनाने में टाइम लगेगा। ये जो सर्कल बना है इसकी एरिया मुझे नहीं आती है, सरकमफेरेंस का हो या पेरीमीटर का हो, बात ही की हो जाती है। पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज सरकमफेरेंस, उसे स्पेशल नाम दिया जाता है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का मतलब होता है जो बाहर की जो फेरेंस है ना, जो बाहर का सर्कल के जो बाहर की जो बाउंड्री है उसका टोटल। तो सरकमफेरेंस अपन कुछ भी लिखते हैं, एरिया कुछ भी लिखते हैं, वो मुझे नहीं आती है, ये नहीं आता है। बाकी आगे की चीज़ें आती हैं, बस यही नहीं आता है, एरिया और सरकमफेरेंस नहीं आता है मेरे को। ठीक है, एक सेकंड, मेरे को बताना क्या क्या है, मैंने वो चीज़ें नोट कर रही हैं। सर्किल में सबसे पहले अपन जानते हैं कॉर्ड क्या होता है। ठीक है, तो देखो यह है सर्किल, मान लो कोई, इस सर्किल के सरकमफेरेंस को टच करने वाली कोई भी लाइन, एनी लाइन दैट टचेज 2 पॉइंट्स ऑन इट्स सरकमफेरेंस, कोई लाइन जो सर्किल के सरकमफेरेंस पे 2 पॉइंट्स को टच करती है। डायमीटर जो है सबसे बड़ी कॉर्ड हो जाएगी और शेष कॉर्ड्स हो जाएंगी। ठीक है, ये सारी लाइंस क्या हैं, ए बी सी डी क्या है, कॉर्ड्स हैं। ठीक है, चलो देखो, एक होता है कि मैं सारी चीज़ें बता दूं फिर मैं थ्योरम्स बताऊं, लेकिन कॉर्ड के साथ ही हम इसको और थोड़ा पढ़ते चलें। कॉर्ड की जरा एक पहली प्रॉपर्टी 1, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। लिखो इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर एंड सरकमफेरेंस। अब देखो बात समझो, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है, यह सर्किल है, सरकमफेरेंस अभी मत लिखो, सरकमफेरेंस बाद में लिखना, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, यह सेंटर है इसका। अगर ए बी है तो इसने जितना एंगल सेंटर पे बनाया, मीन्स एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, अगर ए बी की लेंथ की, मान लो ए बी की लेंथ कितनी है, 2 है, ए इक्वलिटी का साइन डिनोट करने के लिए सिंगल डबल लगाते हैं, जैसे मान लो एक सी डी है, अब ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो इसको भी 2 ऐसे लगा दो, तो एंगल सी ओ डी के बराबर होगा इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी। अगर दोनों एंगल बराबर है तो दोनों कॉर्ड्स बराबर होंगी।
ध्यान रखो, क्योंकि हमें को थ्योरम थ्योरम तो खेलना नहीं है, हमें तो समझनी है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया अपने पास, ठीक है, उसमें ऐसे एक फिगर बनाई हुई है और उसने बोला कि यह एंगल और यह एंगल बराबर है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, एंड पूछ रहा है कि ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज पहला इक्विलेटरल, मतलब मान लो ऐसा कुछ, सेकंड है आइसोसेल्स, थर्ड इज स्केलन, फोर्थ इज कैन नॉट से, फोर्थ इज कैन नॉट से। अब हमारा दिमाग ये लगना चाहिए कि अगर यह एंगलवा और यह एंगलवा बराबर है तो समनवा वाली साइडवा इधर वाली साइडवा बराबर होगी, ठीक है। अगर यह एंगल और यह एंगल बराबर है तो इनके सामने वाली साइड क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। यह वाली साइड और यह वाली साइड बराबर होगी, तो अपन क्या हो जाएगा, आइसोसेल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए ओ सी इज द डायमीटर, और डायमीटर के बराबर कोई भी कॉर्ड नहीं हो सकती। बी सी एंड ए बी आर द कॉर्ड्स वाइल दिस इज द डायमीटर, और डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड, ठीक है। अगर मान लो राइट एंगल पूछता है तो ये एंगल इन सेमी सर्कल हो गया, और एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, तो आइसोसेल्स एंड 90 डिग्री वाला है, मतलब राइट एंगल, ठीक है। मैं आपको बस एक जनरल बता रहा हूँ कि अपना दिमाग कैसे चलना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा दैट एंदर मैटर, इतना सिंपल हलवा क्वेश्चन तो नहीं देने वाले हैं, वो दे भी सकते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन अपना दिमाग ऐसा चलना चाहिए। अगर अपने को एंगल इक्वल दिखाई दिया तो कॉर्ड्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और आगे आते हैं, फिर इक्वल, सेकंड है इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट सरकमफेरेंस। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट सरकमफेरेंस, उसे यूं समझो अब लोग सर दो सर्कल किसलिए बनाया, बता रहा हूं। अब देखो, इक्वल कॉर्ड ने इक्वल एंगल सबटेंड किया है, लेकिन एक साइड के सेगमेंट में, किसमें, एक साइड के सेगमेंट में, तो यह थ्योरम उतना बढ़िया नहीं है। इसके जगह लिखते हैं एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। एक सेगमेंट में है ना, मान लो ए बी कॉर्ड से अगर मैं उल्टा खींच दूं तो इसके बराबर तो नहीं होगा ये एंगल, समझे कि नहीं। हाँ, यह वाला जो एंगल होगा, ए बी तो ए बी नहीं बनाया है ना, लेकिन ये दूसरे उसमें बनाया है, ओके। सो इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सरकमफेरेंस सही है, लेकिन कब, जब इन सेम सेगमेंट हो, इन सेम सेगमेंट हो। ये यहीं बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बताता, अब बताओ यह एंगल और यह एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे, एंगल ए ओ बी, सॉरी एंगल बी सी डी। अब बताओ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी होगा, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट नहीं है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड्स पे आते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी बहुत ही ज़रूरी प्रॉपर्टी है। अब आप बोलोगे सर इतनी भी क्या ज़रूरी प्रॉपर्टी है, इसका बहुत ज़्यादा ही उपयोग आता है बाबू, और जब भी इस पे क्वेश्चन बनता है बहुत टफ बनता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ बनता है, लेकिन हाँ टफ बनता है, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी बाबू बहुत ज़्यादा प्रयोग होती है। मान लो एक कॉर्ड है ए बी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बफेलो, तुम्हें लगा हम बॉल बोलेंगे। ए पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ए सी है, ए डी है,
तो देखो AP BP इज इक्वल टू CP DP, यही ये प्रॉपर्टी है और इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग आता है। हाँ, जब कहीं भी एरिया की बात होगी, ऐसी कुछ बात होगी, तो वहाँ पे इसका प्रयोग आ ही जाता है। जब क्वेश्चन करूँगा तब बताऊँगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी आप लोग याद रख लो। हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। ए बी इक्वल्ड है, सी डी इक्वल्ड। अच्छा, ये मत सोचना कि अगर ऐसे क्रॉस करेंगे, कैसे भी ये क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। ये मान लो ये ऐसे क्रॉस करते हैं, तुम्हें इसकी चिंता ही नहीं करनी है। तुम्हें ए बी, ए सी, ए डी और ए पी, ठीक है। अब तुम कहो सर ए बी, ए पी और बी पी सर बहुत छोटा हो जाएगा, सी ए छोटा है लेकिन डी पी सी ए डी पी बड़ा है, बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी ना। वो बराबर होंगे, वो सर्किल है ना, तुम्हें देखने में लग रहा है। सर्किल जब बनेगा, प्योर सर्किल बनेगा, प्योर सर्किल, वाइट बोर्ड रहता तो थोड़ा ट्राई भी किया जाता, इस पर क्या ही ट्राई किया जाए। हाँ, टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं बाबू, आगे बढ़ते हैं। देखो ए वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल गांठ बांध लो, ए पी बी पी इज इक्वल टू सी पी डी पी, ठीक है। ए बहुत ज़्यादा उपयोग में आएगी, इससे क्वेश्चन बनेगा, टफ क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, चल कॉर्ड की थोड़ी मोड़ी बात हो गई, अब आते हैं सेकंड पे। अच्छा रुको, दो चार प्रॉपर्टी और बता देते हैं, देरी नहीं करते हैं। Equal chords are equidistant from center। सेंटर से इक्वल कॉर्ड इक्विडिस्टेंट होती हैं। इसका मतलब होता है, ज़रा ध्यान दो, सर्किल है या एक कॉर्ड है ए बी, दूसरा कॉर्ड है ए बी सी डी, हमने कहा ओ पी ओ क्यू। तो प्रॉपर्टीज़ तुम ढेर सारी प्रॉपर्टी यहीं लिखते जाओ। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ओ पी इज इक्वल टू इफ़ ए बी, अगर ए बी इज इक्वल टू सी डी है, तो पहली चीज़ क्या है कि ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ठीक है। ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, सॉरी दिस implies दैट। मतलब इक्वल कॉर्ड सेम दूरी पर होगी, सेम दूरी पर। हिंदी में ही लिख लो, हिंदी में समझ में आ जाता है, ठीक है। अब और क्या बताना है इसमें, अगर इक्वल कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस हो गई, ठीक है। हाँ चलो, दूसरी चीज़ देखो, मालूम नहीं कितने लोग पॉइंट याद करते जाना, ठीक है। कितने मैंने लिखवा दिए। ये सर्किल है, इसमें कौन से नंबर का पॉइंट हो गया, थर्ड हो गया ना, ये फोर्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है। अगर मान लो अपने पास कोई कॉर्ड है, क्या है, परपेंडिकुलर टू कॉर्ड फ्रॉम सेंटर। अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डाला गया है तो वह सर्किल को, वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करेगा, इज बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड। अब आप बोलोगे सर क्या बात है, बाइसेक्टर कैसे हो गया। मतलब क्या होता है इसका, यह दोनों पार्ट बराबर बराबर होंगे। अगर कभी देखना कि भैया सेंटर से लाइन आ रही है और उसने बराबर बराबर काट दिया है,
तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लो कई बार इसका बहुत उपयोग पड़ेगा तुमको, ध्यान रखना। जैसे मान लो, नोट कर लो तब तक मैं लिखता हूँ। मान लो तुम्हारे पास एक सर्किल आया और मैंने बोला कि एक पॉइंट P है और वो दोनों बराबर बराबर हैं, AP इजिक्वल टू BP। ठीक है, मैंने लिख दिया AP इजिक्वल टू BP। मैंने क्या लिखा, AP इजिक्वल टू BP। और आगे मैंने तुमसे कोई बात कर दी कि भैया ऐसा करो कि कुछ रेडियस से कुछ फाइंड कर दो। तो आपका दिमाग यहाँ जाना चाहिए कि अगर मैं इस लाइन को इससे ज्वाइन करूँगा ना तो ये परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, और ये दोनों बराबर अपने को दिए गए हैं, AP इजिक्वल टू BP। तो इसका मतलब ये है कि P इज़ द मिड पॉइंट। ठीक है, P इज़ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। दिस implies that OP is perpendicular to chord। ठीक है, OP क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाँ, बहुत छोटी सी बात है, समझ गए हो गया। इसमें कुछ डाउट मत रखना यार, ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। कॉर्ड के बारे में बताया, कॉर्ड क्या होती है, दो पॉइंट को टच करें, इक्वल कॉर्ड इक्वल एंगल सब्टेंड करती है, इक्वल कॉर्ड सब्टेंड इक्वल एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। एक चीज छूट गई मेरे से। और आप बोलोगे सर इतना उलझा क्यों बता रहे हो, बताऊंगा उलझाने का कारण क्या है। P is the midpoint of chord, ठीक है, OP is the perpendicular to chord। Fourth is 6। ऊपर वाला रिवाइज करो, लेट कर लो। इस कॉर्ड से मैंने दो एंगल बनाए, एक सर्कमफ्रेंस पे बनाया और दूसरा सर्किल पे बनाया। आप लोग सर सर्किल पे तो एंगल अगर इक्वल कॉर्ड होती तो इक्वल होता। अब देखो इसमें एंगल क्या, इसमें वैल्यू क्या होती है, AOB ACB। एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ एंगल AOB, और एंगल एट सर्किल, एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल एट सर्किल। समझ गया होगा, यह वाला जो एंगल होगा यह इसका डबल होगा। ठीक है, एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ एंगल AOB, यह इसका डबल होगा। अगर ये 60 है तो 120 होगा। ठीक है, समझे कि नहीं, सिंपल सी बात है। कॉर्ड अपन यहाँ समाप्त करते हैं, अब अपन आगे बढ़ते हैं और वो बढ़ेंगे सेकेंड पे, SECANT। सेकंड क्या होता है भैया, तो देखो अब तक जो हम लोग कॉर्ड पढ़ रहे थे ना, तो जो कॉर्ड था ना वही सेकंड है, लेकिन कॉर्ड लाइन सेगमेंट है। कॉर्ड क्या है, लाइन सेगमेंट AB, और सेकंड क्या हो जाएगा, वो जो लाइन है ना AB। सेकंड इज द लाइन, सेकंड पूरी लाइन है। ठीक है, और कॉर्ड क्या है, सर्किल से सर्किल के बीच की लाइन, और सर्किल से सर्किल बीच की लाइन सेगमेंट। समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, जो लाइन सेगमेंट है ना दैट इज द कॉर्ड, और जो पूरा लाइन है उसे क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे। और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसे कहीं उपयोग भी नहीं पड़ता है। ठीक है, सेकंड के बाद अपने पढ़ना है आर्क, ARC आर्क। ए क्या होता है भैया, अरे जानते ही हो, अगर यह सर्किल है, अरे आर्क काटने के लिए कहते हैं ना आर्क, तो दिस इज कॉल्ड द आर्क। इसे क्या बोलते हैं, आर्क। अगर यह थीटा है तो मैंने आपको बताया हुआ है, इसका रेडियस r है, तो लेंथ ऑफ आर्क
इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा इन रेडियंस, थीटा इन रेडियंस। अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्वेश्चन है मेरा, इफ एंगल इज π/3 फाइंड आर्क लेंथ, तो तुम क्या बोलोगे भैया? जो आर्क लेंथ हो जाएगी ना, सॉरी, इफ एंगल इज π/3, ठीक है, अगर एंगल कितना है π/3 है, आर्क लेंथ कितनी होगी? तो आप बोलोगे अगर π/3 है ना, तो π/3 इंटू आर हो जाएगी। मैंने कहा अगर एंगल 2π है तो आपने कहा 2πr हो जाएगी। अब 2π खोज लो, 2π इज़ द पूरा सर्किल, तो पूरा सर्किल का पेरीमीटर सरकमफ्रेंस होगा, सरकमफ्रेंस दैट इज़ 2πr। अगर हाँ सेमी सर्किल है यह वाला, तो सेमी सर्किल का यह वाला आर्क वाली लेंथ क्या हो जाएगी? तो आपने कहा था सेमी सर्किल का होता है पाई इंटू आर, पाई आर हो जाएगी। क्वाड सर्किल है तो क्वाड सर्किल का यह वाली लेंथ क्या हो जाएगी? तो पाई आर हो जाएगी, πr/2 हो जाएगी। π/2 होता है ना 90 डिग्री, π/2 इंटू आर हो जाएगी। समझ गए कि नहीं? सीधी सी बात है। इफ दिस इज थीटा, थीटा इन रेडियंस, सो दिस इज आर, सो r डॉट थीटा इज द लेंथ ऑफ द आर्क। सिंपल सी बात है यार, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, एंगल सब्टेंडेड बाई सेम आर्क, सेम आर्क ने अगर एंगल सब्टेंड किया तो फिर बात वही होगी, एंगल सब्टेंडेड बाई सेम आर्क इज इक्वल। ओके, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अपने को जो समझना था अपन कॉर्ड में समझ चुके हैं। चलो अब हम बात करते हैं सेगमेंट की। किसकी? सेगमेंट क्या होता है? तो देखो, कॉर्ड जो है ना, कॉर्ड डिवाइड्स सर्किल इन सेगमेंट्स। सेगमेंट्स मतलब होता है टुकड़ा, टुकड़ा। अब दो टाइप के टुकड़े होंगे, एक बड़ा टुकड़ा मेजर और दूसरा इज माइनर। इनके रिगार्डिंग बस की बात मैंने बताई, क्या बताई? एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, और एंगल इन सेम क्या बोलो? इक्वल सेगमेंट्स आर इक्वल। इक्वल सेगमेंट्स ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्किल के इक्वल सेगमेंट्स में अगर एंगल्स हैं तो इक्वल ही होंगे। ठीक है। अच्छा, जो मैंने बात बताई थी, वैसे मान लो यह एक कॉर्ड है, दूसरी एक कॉर्ड ए है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं पूछ रहा हूँ, अगर यह एंगल नापा मैंने और मैंने यह एंगल नापा, क्या एंगल ए पी बी एंगल सी क्यू डी बराबर होंगे? सी क्यू डी, मैं एंगल दिखा देता हूँ आपको। ए पी बी ए वाला एंगल, सी क्यू डी ए वाला एंगल। ठीक है, दोनों बराबर होंगे? यस, बराबर होंगे। एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि दोनों कॉर्ड सब्टेंडेड बाई इक्वल कॉर्ड्स, एंगल सब्टेंडेड बाई इक्वल कॉर्ड्स। ओके, समझ सकते हो? एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन इक्वल सेगमेंट। ओके, सेम सेगमेंट मतलब सेम सेगमेंट, इक्वल सेगमेंट मतलब इक्वल सेगमेंट। इक्वल का मतलब यह है कि सर्किल को थोड़ा सा रोटेट कर दो। ठीक है, इक्वल का मतलब यह होता है कि सर्किल को आपने थोड़ा सा रोटेट किया ना तो कॉर्ड्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलाइन कर जाएंगे, क्योंकि सेम डिस्टेंस है ना, सेंटर से सेम डिस्टेंस है, तो जैसे ही रोटेट करोगे थोड़ा सा इक्वल हो जाएंगी, बात एक ही हो जाएगी। ठीक है, सर्किल के पास कंप्लीट सिमेट्री होती है, समझा करो इस बात को। तो मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। अच्छा, ये बताओ, क्या मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट के एंगल्स इक्वल हो सकते हैं? कभी नहीं। एक का एक्यूट होगा तो एक का ऑब्ट्यूज होगा। ओके, चलो एक चीज़ और जान लो, डायमीटर का एंगल 90 डिग्री होता है। डायमीटर का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। तो सॉरी, गलत बन गया। ये देखो, यहाँ देखो, यह मान लो एक कॉर्ड है, इससे मैंने सर्कल पे एंगल ड्रॉ किया। तो मेजर सेगमेंट में
ऑलवेज एक्यूट एंगल, ऑलवेज एक्यूट एंगल। माइनर सेगमेंट में ऑलवेज ऑब्ट्यूज एंगल। और सेमी सर्कल में या बाई डायमीटर, बाई, अबे तुम जाओ यार, 90 डिग्री। ओके, अगर मान लो यहाँ पे ए सर्किल है या 90 डिग्री है, सॉरी दिस इज़ द डायमीटर, तो यह एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यह भी कितना होगा, 90 डिग्री। ये भी कितना होगा, 90। ये सब 90 90 90 90, इनफैक्ट ए भी 90 होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। टाइम हो चुका है 27 मिनट, 1 घंटे में ख़त्म करना मुझे इस टॉपिक को। अब आते हैं सेक्टर। सेमी सर्कल, क्वाड सर्कल मुझे बताना है। ठीक है, कोई नहीं, क्वाड्रेंट और सेमी सर्कल पढ़ लेते हैं। व्हाट इज सेमी सर्कल? तो सेमी सर्कल देखो ऐसा होता है। सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होगा? तो भैया देखो, इसका जो पेरीमीटर होगा ना, तो इसका जो सरकमफेरेंस वाला पार्ट है वो कितना है, मैंने बता दिया ना। आर्क लेंथ इसकी कितनी होती है सर, इसका जो एंगल है ना वो पाई है। तो पाई है तो यह जो वैल्यू होगी ना, पाई इंटू आर, तो पाई इंटू आर हो गई। लेकिन यही इतना तो होता नहीं है इसके पास, तो भैया यह भी पार्ट हुआ है, यह वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, तो आर इधर का आर इधर का हो गया 2r, दैट इज टोटल पेरीमीटर। आर्क लेंथ कितनी होगी, तो आपने लिख लिया पाई आर। पाई आर कैसे आया समझ गए ना, पाई इंटू आर। ठीक है, देखो मैं सर्कल का आधा इसलिए नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि उससे प्रैक्टिस नहीं होती है, यहाँ से प्रैक्टिस हो जा रही है थोड़ी सी। हाँ, सेमी सर्कल में और क्या बताऊँ, जस्ट सुनो, सेमी सर्कल के बारे में जान लो। एंगल इन सेमी सर्कल इज, एंगल इन सेमी सर्कल बताया जस्ट अभी अभी 90 डिग्री। देखो हर एक थ्योरम 3-3 4-4 बार ऐसे रिपीट हो जा रहा है, तो जितनी बार मैं लिख रहा हूँ उतनी बार आप भी लिखो, आपको याद हो जाएगा। जितनी बार मैंने लिखा है उतनी बार आप भी लिखो, आपको भी याद हो जाएगा। ये 90 डिग्री है। ठीक है, इधर किया तो भी 90 डिग्री, इधर किया तो भी 90 डिग्री, ये सब 90 डिग्री बनेंगे। ओके, 90 डिग्री सब 90। एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेंट, व्हाट इज क्वाड्रेंट? देखो सेमी सर्कल का आधा पार्ट, थोड़ा सुंदर बन गया ये, 90 डिग्री है, मतलब π/2। अब तुम मुझे बताओ इसका यह वाला जो सरकमफ्रेंस वाला पार्ट है वो कितना होगा? तो आपने कहा सर मैंने पढ़ा हुआ है क्या, π/2 इंटू आर, तो πr/2 हो गया। मैंने कहा वेरी गुड। अब बताओ इसका टोटल पेरीमीटर कितना होगा? तो आपने बोला सर टोटल होगा ना, वो πr/2, तो वही तो सरकमफ्रेंस वाला पार्ट प्लस यह वाला प्लस यह वाला, तो प्लस 2r हो गया। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सीख रहे हो बेटा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताओ क्वाड्रेंट में क्या ही, क्वाड्रेंट में जो एंगल बनेगा उसके बारे में अपन कुछ कह सकते हैं? कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या कह सकते हैं। मान लो अपने पास सर्किल है, या बाबू स्पेशल बता रहा हूँ, कोई नहीं बताया होगा अब तक। ठीक है, मान लो अपने पास एक क्वाड्रेंट मिल गया, मान लो अपने को एक क्वाड्रेंट मिल गया, तो उन्होंने बोला कि सर यह जो है ना, यह 90 डिग्री है। तो मैंने कहा देख भाई, अभी अभी तेरे को मैंने बताया था, अगर एक क्वाड्रेंट हो गया ना ये वाला पार्ट, खुद सोचो 90 डिग्री हो गई, तो ओ ए सी बी, ये क्या हो गया, क्वाड्रेंट हो गया। तो अगर मैं इससे सरकमफ्रेंस पे एंगल खींचूंगा ना, तो ओ होगा 45 डिग्री। बोला सर कैसे बताया? मैंने कहा देख भाई, मैंने अभी तेरे को पढ़ाया था ना कि एंगल ए पी वी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, बताया था कि नहीं बताया था? एंगल एट सेमी सर्कल कितना होता है, सॉरी, एंगल एट सर्कल इज हाफ ऑफ द एंगल एट सेंटर, अभी तो बताया था, भूल गए? आपने कहा हाँ सर याद है, याद आ गया ना। यह वाला जो एंगल होगा ये इसका क्या होगा, डबल होगा।
अगर ये a है तो ये क्या होगा 2a होगा, अगर ये 90 है तो ये क्या होगा 45 होगा। होगा कि नहीं बाबू, होगा ना, समझ गया कि नहीं। तो क्वाड्रेंट की कॉर्ड अगर कहीं पे एंगल सबटेंड करती है तो वो कितना होता है 45 डिग्री। ठीक है, ठीक है सर। चलो अब जरा सी बात कर लें क्वाड्रेंट में, जरा और ज़्यादा बात कर लेते हैं क्वाड्रेंट में। देखो ये सब बात इसलिए करा रहा हूँ, आप सर्कल से ज़रा फेमिलियर हो जाओ। अगर मैंने इसको बाइसेक्ट किया, इस क्वाड्रेंट को मैंने बाइसेक्ट कर दिया, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट किया, ठीक है। देखो ए वाला पार्ट, ए वाला पार्ट इक्वल, ए वाला पार्ट, ए वाला पार्ट इक्वल, ए आ गया एंगल 45 डिग्री, ए भी आ गया 45 डिग्री। खुद सोचो क्या होने वाला है, ये 90 डिग्री। आर इज दिस। तो अगर क्वाड्रेंट की जो कॉर्ड होती है उसकी लेंथ कितनी हो जाती है 2r, सॉरी, अगर मान लो मेरे पास एक सर्किल है, मेरे पास क्या, देखो मैं टेन 45 है ना, ए भी 45, ए भी 45 और ए आर है, सॉरी ए जो लेंथ है ना, गलत हो गया, r/√2, r/√2, हाँ ए भी हो जाता है r/√2, हाँ r/√2, √2 मतलब √2r। अगर एक अगर इस क्वाड्रेंट है, क्या है क्वाड्रेंट है 90 डिग्री है, तो यह जो लाइन होती है ना क्वाड्रेंट की, जो क्या बोलते हैं इसे, कॉर्ड, वह कॉर्ड जो क्वाड्रेंट के दोनों पार्ट्स पॉइंट्स को टच करेगी, एक्सट्रीम पॉइंट्स को, उसकी लेंथ कितनी होती है √2r। रटने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है, तरीका देखो मैं कैसे काम कर रहा हूँ, बस रटने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा इसमें से कुछ भी नहीं आने वाला। एक केवल आपका ब्रेन फर्निश कर रहा हूँ कि आखिर कैसे दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। इसे में कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, बस आप ऐसे करते जाओ जैसे इससे मैं बता रहा हूँ कि इसे आधा करेंगे तो ये आधा बराबर, ए बराबर होगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो ए एंगल बराबर होगा, तो ये 45 होगा, ये 45 होगा, ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, ये 45 होगा तो ये आर है, और कास 45 हो जाएगा, आर कास 45 मतलब r/√2 हो जाएगा। एक चीज़ याद रखना, जहाँ भी एंगल इत्यादि आएंगे वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आपकी सबसे बड़ी पावर है। मैंने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाना शुरू किया था बताया था, ये हर जगह लगेगी, जहाँ भी ट्रायंगल बनेगा लाइन खींच के लगा दो, बस आपके पास दिमाग होना चाहिए। मोस्ट बेसिक फिगर में हमारे गणितज्ञों ने ट्रिग्नोमेट्री लगाया था, तो मोस्ट बेसिक फिगर तो हर जगह बन जाएगी। जहाँ पे अपने को 3 पॉइंट चाहिए, बस 3 पॉइंट एक एंगल ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगी, ठीक है। 3 पॉइंट एक एंगल ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगी, बस दिमाग लगाना वहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सेक्टर पे ना। क्वाड सर्कल भी हो गया ना, एरिया तो लिख लेना यार, एरिया नहीं आती मेरे को, सेमी सर्कल की भी एरिया नहीं आती, सर्कल की भी नहीं आती, क्वाड सर्कल की भी नहीं आती है। सेक्टर इसकी आती है। सेक्टर क्या होता है, वो जो आर्क था ना उसे रेडियस के साथ साथ निकाल दो। जैसे मान लो ये सर्किल है, ये थीटा एंगल है, हमने कहा इसे सेट कर दिया। यह जो अपने को सेक्टर मिला ना, पिज्ज़ा खाया है ना, मैंने नहीं खाया, हाँ मैंने पिज्ज़ा, एक बार पार्टी हुई थी तो बुआ पिज्ज़ा लाई थी, यूँ रखे हुए थे ढेर सारे, तो सभी लोगों ने एक एक पिज्ज़ा उठाया, खाना शुरू किया। हम भैया गरीब आदमी आज तक पिज्ज़ा देखे नहीं थे, हमने देखा उसे पता नहीं क्या खींच रहा है, हम नहीं खाई भाई, रहे थे हम नहीं खाई नहीं, तो मैं पिज्ज़ा उज्जा नहीं खाया। वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता बाहर की चीज़ खाना, घर पे भैया चावल दाल रोटी सब्ज़ी खीर पूड़ी छोला भटूरा ये सब बना खा लो। यह सेक्टर का पार्ट आ जाता है, ठीक है। इसे बोला, इस पार्ट को क्या बोला जाता है, पार्ट ऑफ अ सर्कल, पार्ट ऑफ अ कट थ्रू सेंटर,
सेंटर से काटा गया हो जिसे, ऐसा पार्ट ऑफ द सर्कल वाया रेडियस, रेडियस के थ्रू जिसे काटा गया हो, रेडियस के थ्रू काटा, सेंटर से काटा, और बस यह पार्ट। अगर आपको कभी ऐसा पार्ट मिल जाए, चलो आज अपन पिज्ज़ा पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लें। जैसे मान लो एक पिज्ज़ा मंगाया आपने, ऑर्डर किया, हाँ, आपको जो पिज्ज़ा मिला उसकी एरिया समथिंग मान लो ए थी, एरिया ऑफ पिज्ज़ा यू गॉट इज ए सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने कहा था पिज्ज़ा में 6 पार्ट्स हुए, पिज्ज़ा में 6 पार्ट्स, डन, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ पिज्ज़ा, फाइंड द डायमीटर ऑफ पिज्ज़ा। या अगर मैं और थोड़ा सा दिमाग लगा के बोलूँ, सो फाइंड द लेंथ ऑफ स्क्वायर बॉक्स in which it was kept, मुझे उस डब्बे का लेंथ बताओ जिसमें वो पिज्ज़ा रखा गया था, फिट रखा गया था। खुद सोचो ना, अगर ये स्क्वायर बॉक्स है, इसके सर्कल में मैंने पिज्ज़ा ऐसे रखा होगा, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो डायमीटर होगा ना, दैट विल बी द दिस लेंथ। डायमीटर यही तो होगा, हाँ। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द स्क्वायर बॉक्स इन विच इट वॉज केप्ट। तो आप फाइंड क्या करोगे, ए है तो ए को 6 टाइम्स लेके जाओगे, 6 इंटू ए। ये मेरा काम तो सॉल्व ही नहीं हुआ यार, छोड़ो, ये लाइन हटा दो, 6 पार्ट्स हटाओ, लिखो एंगल 30 डिग्री। एंगल between radii is पाई बाई 6, कितना, पाई बाई 6। जो पिज्जे का पार्ट आपको मिला है ना, बोल ही रहा है कि पिज्जा आपको ऐसे मिलता है, इसमें जो एंगल है ना ये वाला, इस कितना है, पाई बाई 6 है। और छोड़ो, वो जो आपको ए दिया है ना, ए सेंटीमीटर, इसे हटाओ, एरिया ऑफ पिज्जा नहीं लिखो, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ पिज्जा यू गॉट, मुखा काटा था, ऑफ पिज्जा यू, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ पिज्जा यू गॉट इज 8 सेंटीमीटर। पिज्जा का क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ पिज्जा यू गॉट इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ए एंगल कितना है, पाई बाई 6 है। मैंने कहा कि यह जो लेंथ है दैट इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियाई ऑफ आर्क, फाइंड द, मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन कर दिया, एरिया पे भी करेंगे, इस पे भी करेंगे, ठीक है। तो देखो ये बहुत ही सिंपल हो गया। अब देखो ए आर है ना, ए आर विल पाई बाई 6 इंटू आर विल बी ए, तो आर की वैल्यू कितनी आई, 6a बाई पाई, तो डी कितना हुआ, 12a बाई पाई। ये पहला हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया। सिंपल है, दिमाग से समझ जाओगे। क्यों, दिस थीटा इंटू आर इज इक्वल टू दिस लेंथ। पहला क्वेश्चन क्या था, नीचे का वैसे ही रहने दो, ऊपर का चेंज कर लो। इफ एरिया ऑफ पिज्जा इज ए सेंटीमीटर स्क्वायर देन टेल। अब ये ए नहीं रहा, अब क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया जो ए है ना, ए है पाई बाई 6, इसकी जो एरिया है ना वो है ए सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड आर, डायमीटर फाइंड करने को कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली अपने को आर फाइंड करना है।
अब आपने कहा सर इसका आपने कुछ बताया नहीं था। मैंने कहा देख भाई, सीधी सीधी बात समझ, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? सर आपको तो पता ही नहीं था, पाई आर स्क्वायर। मैंने कहा देख भाई 2 पाई के लिए कितना है? पाई आर स्क्वायर। मैंने कहा अब बता पाई के लिए कितना होगा? आपने बोला सर पाई आर स्क्वायर बाई 2। मैंने कहा अब बता पाई बाई 2 के लिए। आपने कहा सर इतना, पाई आर स्क्वायर बाई 4। मैंने कहा पाई बाई 6 के लिए। आपने कहा पाई आर स्क्वायर बाई 12। मैंने कहा काम बन गया, काम बन गया ना? कुछ दिमाग लगा? मैंने कहा नहीं। तो ठीक है, यहाँ से दिमाग लगा लो। 2 पाई पे पाई आर स्क्वायर, देखो मैं रटा नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 2 पाई पे पाई आर स्क्वायर। इतना लंबा मत करना यार। 2 पाई पे पाई आर स्क्वायर है तो पाई बाई 6 पे कितना होगा? तो पाई बाई 6 पाई पे कितना हुआ? सीधे समझो ना, 2 पाई पे पाई आर स्क्वायर तो पाई बाई 6 पे, तो 2 6 12 पाई आर स्क्वायर बाई 12। दिमाग लगा लो, यूनिटरी मेथड है सीधे। 2 पाई पे पाई आर स्क्वायर तो पाई बाई 6 पे पाई आर स्क्वायर बाई 12। बहुत छोटी सी बात है, ठीक है। देखो प्रॉब्लम क्या होती है ऑनलाइन पढ़ाने में ना, सामने से रिस्पांस नहीं मिलता है। अपन कभी कभी छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा प्रेशर करने लगते हैं कि बच्चे को आया कि नहीं आया, और कभी कभी बड़ी से बड़ी बात को बोल के निकल जाते हैं। लाइव होता है तो लाइव में बच्चे बोलते हैं सर समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर में यही प्रॉब्लम होती है। इसलिए बेटर यही रहता है कि हम लोग हर जगह फोकस कर लें, ठीक है। इसे पॉज करके भी देख लेना। 2 पाई पे पाई आर स्क्वायर है तो पाई बाई 6 पे, तो पाई आर स्क्वायर इंटू पाई बाई 6 बाई 2 पाई, ऐसे ही कर लेना सिंपल। पाई आर स्क्वायर बाई 12 आ जाएगा। बाकी दिमाग लग जाना चाहिए, सीडीएस की तैयारी कर रहे हो तुम, कुछ सोच लो ना। हाँ 45 मिनट होने वाले हैं, अपने को कोर्स जल्दी करना होगा। सेक्टर हो गया, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर हो गई ना, तो समझ गया कि नहीं? ए कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू ए, सो आर इज इक्वल टू 12 ए बाई पाई अंडर रूट, सो 2 रूट 12 बाई पाई ए, डी की वैल्यू इतनी आ गई, यह आंसर होगा, ठीक है। अब क्या पढ़ना है? अब पढ़ना है सेक्टर हो गया, सर्कमफ्रेंस हो गया, एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया भी बता दिया, पेरीमीटर भी बता दिया। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बताई दोगे। मान लो तुमसे पूछा मैंने तुम्हारे पिज्जा का पेरीमीटर क्या है, तो तुम बोल दोगे सर ये जो थीटा है ना, ये आर इंटू थीटा हो जाएगा, और ये आर इधर का आर इधर का। मैंने बोला हाँ, आर डॉट थीटा प्लस 2r, ठीक है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। हाँ बात है जैसा टेंजेंट की बात कर लें। टेंजेंट देखो, टेंजेंट टू अ सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। देखो टेंजेंट है ना, तो रेडियस हमेशा नॉर्मल रहता है सर्कल के, तो रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इफ ए पी डी, ए पी फॉर पाइनएप्पल वाला है, ठीक है। ए पी डी इज टेंजेंट दिस implies that एंगल APO और एंगल AOPA इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। छोटी सी बात है, हजम हो जाएगी। चलो आओ, अब अंतिम में हम बात करते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। भैया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? तो देखो वह क्वाड्रिलेटरल जो साइकिल पे होता है, छोटी सी बात है ना, साइकिल के दिन भर होता है, मजाक कर रहा था। ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसके ऑल 4 पॉइंट्स कहाँ पे हैं? साइकिल पे हैं, मीन्स सर्कल पर हैं। A B C D ऑल पॉइंट्स ऑन सर्कल।
ए बी सी डी कहाँ पर है, सर्कल पर है, सरकमफ्रेंस पर है, तो उसे क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। इसकी दो प्रॉपर्टी होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है वो जान लो। पहली प्रॉपर्टी होती है एंगल ए एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसे बोलते हैं अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल सम इज 180 डिग्री और अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। बी डी का सम कितना होगा, 180 होगा, ए सी का सम कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, चलो ये हो गई सबसे बड़ी बात। अगर मान लो कभी किसी मान लो कोई मैंने ऐसे बनाया, मैंने यह वाला एंगल बता दिया कि दो, अरे अरे गलत बन गया फिगर, मैंने कहा कि ये दोनों कितना है, 180 डिग्री है, कितना है, 180 डिग्री है। इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री है। तो अपोजिट दोनों का सम भी तो 180 डिग्री हो जाएगा ना बाबू। खुद सोचो, 360 में से गया 180, तो 180 तो बचा। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल हो गया ना, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ये एक प्रॉपर्टी और फॉलो करेगा, वो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। देखो बात समझो, जब कभी साइकिल के क्वाड्रिलेटरल के ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों पार्ट सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं था, ये तो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट था कि भैया मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हूँ। मुझे तुम कैसे पहचानोगे मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हूँ कि नहीं हूँ, उसे पहचानने का क्या तरीका है, अपोजिट वाले का सम 180 होगा। दूसरा, पहचान मानो या जवाब मानो, मतलब उसका रिजल्ट क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना। कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मान लो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। तो एंगल ए डी पी, यह जो एंगल हुआ है ना, यह इस एंगल के बराबर होगा। आप बोलोगे कैसे, मैं बोलूँगा भैया देख लो ना, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल डी एक्सटर्नल, ये एंगल डी एक्सटर्नल है ना, और ये हो गया एंगल डी, ये हो गया एंगल बी, एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, एंगल डी प्लस एंगल डी एक्सटर्नल इज इक्वल टू 180 डिग्री, और वही तो हो गया एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो समझ गए कि नहीं समझ गए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी एक्सटर्नल, समझे कि नहीं समझे। अगर कभी यह एंगल इस बाहर वाले एंगल के बराबर हो जाएगा तो भी साइक्लिक जान जाना, और अगर कभी यह वाला इसके सप्लीमेंट्री हो जाएगा तो भी साइक्लिक जान जाना, और इंटरचेंज समझ ले जाना। तो कुल मिला जुला के बात यही है, छोटी सी बात है, समझ गए होगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं समझे हो तो वीडियो रिपीट कर लो, मैंने बढ़िया समझाया है। ठीक है, ए बी सी डी, यह वाला एंगल सप्लीमेंट्री है। फिर बता दूं, कन्फ्यूजन मत हो, यह एंगल क्या है, प्लस करने पर 180 डिग्री। ठीक है, और करियक्का वाला, यह वाला एंगल और यह वाला एंगल बराबर है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके सामने वाला अपोजिट वाले के साथ वाला एंगल बनेगा। अगर मान लो यह वाला एंगल सिंगल है ना, तो इसके अपोजिट यह वाला एंगल जाएगा, सिंगल वाला। चलिए, यह टॉपिक हुआ कंप्लीट। अब आते हैं एरिया पे। एरिया एंड पेरीमीटर पे आते हैं। एरिया एंड पेरीमीटर। आप बोलोगे सर एरिया क्या होती है, पेरीमीटर क्या होता है। मैं बोलूँगा बाबू एरिया कवर्ड और पेरीमीटर मतलब लेंथ, टोटल लेंथ। ठीक है,
बहुत ज़्यादा डेफिनेशन दे दिया, बचपन की बातें हैं, आती हैं ये। सबसे पहले ट्रायंगल की बात कर लें, TRIANGLE। मैंने बताया हुआ है, रिवाइज कराना है, ठीक है। ऐसा कुछ मत समझ लेना कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेके बताने वाला हूँ। अगले 15 मिनट में टॉपिक ख़त्म करने वाला हूँ, 53 मिनट हो गए हैं, ठीक है। पहला देखो ट्रायंगल का। सबसे पहले अंग्रेजी में बात कर लें, तो अंग्रेजी में बात करेंगे पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर क्या होता है? S 2S। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 2S। सर S क्या है? S इज सेमी पेरीमीटर ना। देखो सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर बाई 2, और पेरीमीटर मतलब सेमी पेरीमीटर का दोगुना। यूँ समझो, ये ट्रायंगल है, ए है, ए बी है, ए सी है, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू एस। देखो छोटी बात है यार, टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता इस पर, ठीक है। दैट इज सेमी पेरीमीटर। और पेरीमीटर कितना हुआ? a प्लस बी प्लस सी, छोटी सी बात हो गई। आते हैं एरिया पे। अंग्रेजी में एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो अंग्रेजी में एरिया फाइंड करने का तरीका है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बोलोगे सर आपने तो सर जादू कर दिया। मैं बोलूँगा यस बाबू, बिल्कुल मैंने जादू कर दिया है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया। चलिए अब क्वेश्चन आते हैं आइसोसेल्स। क्वेश्चन डायरेक्ट करता हूँ। आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसके इक्वल साइड्स हैं ए और बी। एक ऐसा साइड आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसके इक्वल साइड्स हैं ए एंड बी। सर बोलेंगे सर या तो मुझे बेवकूफ़ बना लो, नहीं तो आप बेवकूफ़ बन जाओ। मतलब तुम्हारे कहना क्या मतलब है, मैं बेवकूफ़ हूँ? सर इक्वल साइड्स को आप ए बी कैसे देख सकते हो? इक्वल साइड्स तो ए होंगे ना। मैंने कहा हाँ यार तेरी बात सही है, गलती हो गई मेरे से, सॉरी। इक्वल साइड्स क्या होंगे? ए है ना, एक साइड। मान लो आइसोसेल्स ट्रायंगल की दो साइड हैं ए एंड बी। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, आइसोसेल्स ट्रायंगल की दो साइड्स हैं ए एंड बी। इसका मतलब कि दूसरी साइड, तीसरी साइड ऑटोमेटिकली ए हो जाएगी, ठीक है। अब वो देगा ए होगी कि बी होगी, वो खुद बताएगा, एंगल के थ्रू बताएगा, या बी के, या तो ए होगी नहीं तो बी होगी, वो खुद बताएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे ए है, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? तो ए प्लस ए, देखो पहले निकालते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर तो इजी है, ए प्लस बी बाई 2, तो दैट इज इक्वल टू एस निकाल लेना है। पहले एस निकालोगे फिर 2s निकाल लोगे, ठीक है। तो इतने मूर्ख तो आप होगे नहीं, ऐसे नहीं करना है। मतलब मैं बिल्कुल कंफ्यूज कर रहा हूँ बस तुम लोगों को यहाँ पे। पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, सिंपल सी बात है। तो ए प्लस बी 2a प्लस बी, सिंपल निकाल देना है, ठीक है। आप बोलोगे सर एरिया निकालनी है, तो बोलोगे सर एरिया निकालो अंडर रूट एस माइनस एस बैक, ऐसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? दिमाग लगा के। दिमाग ऐसे लगाएंगे, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसे 20 से काटोगे। आइसोसेल्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी यहीं सीख लो। यह वाला जो पार्ट होगा ना, ये वाला पार्ट बराबर आएगा। बोलोगे सर क्यों? क्योंकि यह वाला एंगल व यह वाला एंगल व बराबर है। ये दोनों एंगल ना बराबर हैं, तो यह जो पार्ट आएगा ना, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आएंगे, कॉन्ग्रुएंट आएंगे, और ये दोनों बराबर होंगे। बोला हाँ सर बराबर तो होंगे। देखो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, साइड एंगल साइड से। जब साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल आर इक्वल, सिंपलिसिटी ई। तो ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों एंगल भी तो बराबर हैं, एंगल साइड एंगल से भी सेम हो गया। बोलेंगे हाँ सर बात तो आपकी सही है, एंगल साइड से भी काम, साइड एंगल साइड एंगल नहीं, साइड एंगल क्या होता है यार? कैसे भी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, उसकी चिंता मत करो। एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट है। कहाँ गया ये? अब देखो जब ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए ना, अपने को मालूम है ए है, ए है, तो मुझे मिल जाएगा ए वाला पार्ट। ए बी मिल गया ना, तो ए बी बाई 2 हो गया। ए बी बाई 2 हो गया तो मेरे लिए हाइट आ गई। हाइट क्या आ गई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। समझ गए होगे? फिर मैं हाफ बेस इंटू हाइट करने वाला हूँ, हाफ बेस इंटू दिस हाइट। आप बोलोगे सर इतना लगाने में टाइम लगेगा। मैं कहूँगा क्वेश्चन करके देख लो एक बार। क्वेश्चन इज
664, जल्दी फाइंड करो। तुम बोलोगे सर कैसे फाइंड करूँगा, टाइम देखो ना, ये 6 है ये 4 है, 1/2 इंटू 4 इंटू √6 माइनस 4, कर लो जल्दी, आंसर आ गया। दिस इज द आंसर 22/36 अब क्या ही सॉल्व करेंगे यार। देखो ना, A2 हो गया, A6 है तो √36 - 4 हो गया, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 36 - 4 32। ठीक है, आते हैं आगे बढ़ते हैं। समझे कि नहीं कितना तेज हुआ मेरा क्वेश्चन? नहीं समझे तो फिर से देख लो। A6 था, A6 था, A4 था, A2 हुआ, इसकी वैल्यू कितनी आई 36 - 4, तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना हुआ 4, इंटू हाइट कितनी है √32, 32 का मतलब होता है 16 4√2, 8√2 आंसर आ गया। ठीक है, विद इन सेकंड्स काम होगा बाबू, दिमाग रखोगे तो। ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय पढ़ते हैं। आते हैं ट्रायंगल के बारे। स्केलन ट्रायंगल के लिए जानते हो यार, ABC तीनों अलग अलग होते हैं, दिमाग की माथा बच्ची हो जाती है उसमें, तो बेटर उसके लिए क्या है वही पढ़ लेना, अंग्रेजी वाला ABC। ठीक है, हीरोइन फार्मूला, हीरोइन जैसे हीरोइन लोग टेढ़ी टेढ़ी होती हैं वैसे AB होते हैं। इसमें नहीं लिखा हुआ है, क्या पढ़ना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में अगर हम बात कर लें तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रायंगल होता है। चलो कोई नहीं, कैसे ही बने। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। इसकी खासियत ये होती है कि इसकी वैल्यू कितनी है A² - A/2। ठीक है, तो A² - A/4 √3A/2। ठीक है, एरिया कितनी होती है हाफ, बेस मतलब A इंटू 3A/2, तो इसका मतलब हो जाता है एरिया हो जाती है √3/4A²। ठीक है, पेरीमीटर हो जाता है 3A। सिंपल सी बात है, लिख देता हूँ ना, तुम बोलोगे सर को नहीं आता है। पेरीमीटर जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ आनी चाहिए ना। सर्कल का ना है चलता है यार, सर्कल टफ होता है ना, पाई की वैल्यू उसमें निकालनी पड़ती है। 3A। ठीक है, जानते ही हो यही वाली बात है, हाफ हाफ हो जाएगा। ठीक है, मीडियन हाफ पे काटता है, ट्रायंगल में मैंने सिखाया ही हुआ है। क्वाड्रिलेटरल में आते हैं, रेक्टेंगल AB A+B इंटू 2। बोलोगे सर इतनी तेज, स्क्वायर A² 4A। बोलोगे सर इतनी तेज, सब बताया हुआ है। पैरेललोग्राम, पुरानी वाली वीडियो देख लेना, इसके पहले वाली सब बताया हुआ है। पैरेललोग्राम का क्या होता है सर, पैरेललोग्राम का आपने बताया था ना कि जो हाइट होती है ना, हाइट, मैंने बोला हाँ पैरेललोग्राम में सर हाइट निकालना ही पड़ता है अपने को, और फिर उसका बेस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मैंने कहा तो आपने कहा था बेस इंटू हाइट आंसर, मतलब A इंटू B नहीं मैंने कहा था, मैंने कहा था बेस इंटू हाइट, रेस्पेक्टिव हाइट, H इंटू B इज द एरिया। फिर क्या बताया था मैंने, पेरीमीटर के लिए कुछ बताया था, पेरीमीटर का मैंने कहा था 2A + B, वही चल जाएगा 2 ऑफ A + B। आपने कहा सर बढ़िया है। रोम्बस में आते हैं, सर रोम्बस के सर चारों साइड इक्वल थे, पेरीमीटर मैं 4A लिख देता हूँ, एरिया आप लिख लेना। सर बता दो सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो रोम्बस में ना बाबू, अगर तुम चाहो तो हाइट से निकाल सकते हो, तो हाइट से निकाल लो, या हाइट से अनुल। अच्छा देखो, हाइट निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग कर सकते हो। अगर अपने को ये थीटा मिल गया,
ये 90 डिग्री है ही, अगर लग जाए दिमाग, थीटा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, जहाँ एंगल मिल जाए, ट्रिग्नोमेट्री एक बार सोच लेना, जब भी एंगल मिले ना ट्रिग्नोमेट्री तुरंत सोच लिया करो, कुछ ना कुछ, साइन कॉस कुछ भी। और मैंने आप लोगों को बचपन में सिखाया ही हुआ है वाला कि ऐसे जाएंगे तो कॉस होगा, ऐसे जाएंगे तो साइन होगा, और ऐसे जाएंगे टेन होगा, ये सब सिखाया हुआ है ना। पहले के वीडियो देखा करो बाबू, व्यू बढ़ाओ कम से कम, लाइक शेयर तो करने से रहे, सब्सक्राइब तो तुम लोगों ने करना छोड़ ही दिया है। कोई नहीं, गरीब आदमी हम। एच 90 डिग्री, थीटा, हम ही बता रहे हैं ससुरा, रात को 12:06 पर पढ़ा रहे हैं। एरिया क्या होगी? हाँ, d1 क्रॉस d2, ये वाली तो बताने की जरूरत नहीं है। ए इंटू एच, एरिया इंटू हाइट, ए इंटू एच, साइड इंटू हाइट हो गया ना। ये तो कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल है उसके लिए चल जाएगा, लेकिन बस रोम्बस पैरेललोग्राम टाइप का रहना चाहिए, ठीक है। देखो पैरेललोग्राम है ना, इसके दो बच्चे हुए, पहला हुआ रेक्टेंगल, दूसरा हुआ रोम्बस। रोम्बस और रेक्टेंगल दोनों को मिला दिया तो बन गया स्क्वायर। पैरेललोग्राम क्या था? पैरेलल हो, इसने कहा पैरेलल भी हो और सब इक्वल हो। इसने कहा अपोजिट पैरेलल, इसने क्या कहा? अपोजिट पैरेलल। इसने कहा अपोजिट पैरेलल एंड अपोजिट प्लस दोनों इक्वल, ठीक है, ऑल इक्वल। इसने कहा अपोजिट पैरेलल एंड सिमेट्रिक, 90 डिग्री, 90 डिग्री। इसने कहा सब लाओ, 90 डिग्री, पैरेलल, इक्वल, सबको मिलाओ, ऑल इक्वल, 90 डिग्री, सबको मिला दिया इसने, ठीक है। हाँ, आते हैं, कौन सा क्वेश्चन था अपना? क्वेश्चन कहाँ था? पैरेललोग्राम का ट्रेपीजियम पे आते हैं। ट्रेपीजियम देखो, आइसोसेल्स ट्रेपीजियम इसे बोलते हैं, आइसोसेल्स ट्रेपीजियम, यही आपके सिलेबस में होगा। इससे बाहर का सिलेबस क्वेश्चन पूछ देगा तो क्या ही करेंगे अपन, सिलेबस में तो सब कुछ है। आइसोसेल्स ट्रेपीजियम में देखो, ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है, तो ऐसा नहीं होता। आइसोसेल्स में ए वाली साइड बराबर होती है जी। तो खुद सोचो ना, अगर यह वाला एरिया काट दिया जाए और मिला दिया जाए, तो क्या बनेगा? ट्रायंगल बनेगा सर, जिसकी हाइट कितनी रहेगी? हाइट सर ये वाली हाइट के बराबर हो जाएगी। सर ये वाली हाइट कितनी होगी? अरे नहीं मालूम यार, अब कहाँ से दिमाग लगाएं। ये वाली हाइट मिल जाए तो अपना कुछ काम हो जाए, हाइट मिल नहीं रही है वाली। खैर कोई नहीं सर, ये ए है, और ये जो साइड बची ना, देखो ए बी है ना ये वाला, तो ए बचा डी माइनस बी। आपने बोला हाँ सर काम तो हो गया मेरा, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, मैं इसकी एरिया निकाल लूँगा, प्लस कर लूँगा। मैंने कहा बिल्कुल कर लो, वही हो गया अपना काम। आपने कहा बहुत ही बढ़िया, डी इंटू वी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओके। इसका एक फॉर्मूला और होता है, वो फॉर्मूला यह होता है, अगर मान लो अपने को हाइट दी हुई है ना, अगर मान लो अपने को हाइट दी हुई है तो ये हो जाएगा। अगर हाइट नहीं दी हुई है तो ऐसे निकालेंगे, अगर हाइट नहीं दी हुई है तो ऐसे ही निकालेंगे। अगर हाइट दी हुई है तब क्या हो जाएगा? डी इंटू बी प्लस हाफ। डी इंटू बी हुआ ना, गलती हो गई बाबू। बी इंटू, ऊपर वाले में भी गलती हो गई, ऊपर वाले में भी मिस्टेक हो गई, ब्लंडर मिस्टेक हुई है यार। ये डी इंटू बी थोड़ी ना होगा यार,
ये तो b इंटू हाइट, b इंटू हाइट जो निकालेंगे, b इंटू हाइट, हाइट अपने को निकालनी पड़ेगी। हाइट कैसे निकलेगी तुमने देख लिया, यहाँ से हाइट निकालनी होगी, यहाँ से हाइट निकालनी होगी, ठीक है। ब्लंडर मिस्टेक कर बैठा मैं, रात में ऐसे ही चलता है बाबू, कभी भी कुछ भी हो सकता है। 8 बजे सोने वाला आदमी जब रात को पढ़ाएगा तो क्या होगा, दिन में फुर्सत नहीं। d माइनस बी, ओके, दिस इज a, दिस इज h और d माइनस बी। यहाँ से अपने को हाइट मिल जाएगी। हाइट कैसे मिलेगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बताया ही है मैंने, ठीक है। a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, d माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट, ओके। यहाँ से हाइट मिल जाएगी। इस हाइट को लेके अपन निकालेंगे तो b इंटू एच प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो डी बी इंटू एच प्लस हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है तो या डी माइनस बी इंटू एच, सही है। d माइनस बी इंटू एच, हाफ बेस इंटू हाइट। व्हाट इज दिस, दिस इज बी एच। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यही ना है, हाफ डी एच माइनस हाफ बी एच प्लस बी एच। तो मैंने लिख दिया हाफ डी प्लस बी इंटू एच। समझ लेना, कहने का तात्पर्य है, अगर रटना चाहो तो इसे ऐसे रटते हैं कि दिस इज बी, दिस इज डी, दिस इज ए, दिस इज एच। एच कैसे निकलेगा आपको मालूम है, एच ऐसे निकलेगा, ठीक है। एच कैसे निकलेगा बता दिया ना, ए है तो एच निकालने का तरीका क्या है, डी माइनस बी, दिस इज डी माइनस बी, दिस इज ए एंड ए, ओके। यहाँ से एच निकाल देना। और बाकी एरिया का फॉर्मूला ये है, हाफ यह साइड लंबी वाली टोटल साइड प्लस दिस टोटल साइड, डी प्लस बी इंटू हाइट एच, इंटू हाइट एच। एरिया इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच, ठीक है। अभी मेरे से एक गलती हुई है, उसे तुम लोग मत दोहराना। अब क्या पढ़ाना है, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल मैंने अभी भी बता ही दिया। अब केवल क्वेश्चन करना बाकी रह गया, ठीक है। ओनली क्वेश्चन रिमेनिंग। केवल क्वेश्चन करना बाबू बाकी रह रहा है। अपन कल उपस्थित होते हैं क्वेश्चन के साथ में। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए सीडीएस में बता दूं बाबू, क्वेश्चन इंग्लिश के ज़्यादा करो, मैथमेटिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन मत करो। कॉन्सेप्ट समझे रहो, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। बात समझो, इंग्लिश में 120 क्वेश्चन आएंगे और 70 प्लस गेन करना आसान है। मैथमेटिक्स में 100 क्वेश्चंस आएंगे और 60 प्लस गेन करना टफ है। अब आप बोलोगे सर क्यों, देखो 100 नंबर का ही है ना, ये भी 100 नंबर का ही है, माइनस मार्किंग भी उतनी है, 1/3 है, 1/3 भी है। इंग्लिश आसान जा रहा है, मैथमेटिक्स बहुत टफ होने वाला है। 60 प्लस लाना मैथमेटिक्स में, या तो आपका माइंडसेट की तैयारी हो यार, गेम खेलने वाली, कि अपन चलो उड़ते हुए एकदम लगाते जाएंगे। क्वेश्चन देखा, दिमाग लगा मार दो, दिमाग लगा मार दो, ये वाला बात हो तो भाई आ जाओ। नहीं तो फिर मैथमेटिक्स में 60-70 नंबर जाना अच्छी बात है। बाकी सीडीएस खेलो, और इंग्लिश खेलो, इंग्लिश में बढ़िया नंबर मिल जाएंगे, ढंग के मिलेंगे इंग्लिश में, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हाँ